Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic procedure of tribunals. So tribunals क्यों एस्टैब्लिश किए जाते हैं? डेट की रिकवरी के लिए। तो आप क्यों एप्लीकेशन फाइल करते हो? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं अपनी डेट को रिकवर करने के लिए। कौन से ट्रिब्यूनल में? जहां पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहां पे अकाउंट था लोन का, या जहां पे डिफेंडेंट रहता है या काम करता है, या जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वहां का जो ट्रिब्यूनल होगा वहां पे एप्लीकेशन फाइल होती है। और यहाँ पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ऑप्शन है कि ट्रिब्यूनल को अगर एप्लीकेशन फाइल कर दिया, उसे विड्रॉ करके वो सरफेसी एक्ट के अंडर एक्शन लेना चाहते हैं, जहां पे ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट की जरूरत नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन उनको ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हम अपनी पुरानी एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं, और सामने वाला जो ट्रिब्यूनल है उसको भी 30 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन को रिजॉल्व करना है। और अगर वो एप्लीकेशन को विड्रॉ करना अलाउ नहीं करते हैं तो उसका रिटर्न रीजन देना पड़ता है। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, उनके पास ऑप्शन है कि वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के अंडर एक्शन ले सके, या डीआरटी के पास भी एप्लीकेशन डाल सके। अगर उन्होंने पहले डीआरटी के पास एप्लीकेशन डाली, बाद में वो विड्रॉ करके 2002 वाले एक्ट के अंदर एक्शन लेना चाहते हैं, तो डीआरटी को 30 डेज के अंदर अंदर उनकी एप्लीकेशन पे जवाब देना है कि क्या वो अपनी पुरानी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर डीआरटी उनको एप्लीकेशन विड्रॉ करने से मना करता है, तो डीआरटी को उसका रीजन देना पड़ेगा। मान लो एक एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक ने एप्लीकेशन डाली थी डेट रिकवरी के लिए विद द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब मेरे खिलाफ एप्लीकेशन थी, मैंने 30 लाख के लोन का डिफॉल्ट किया है, मैंने एचडीएफसी की भी लोन का डिफॉल्ट किया है, तो एचडीएफसी भी फाइनल ऑर्डर से पहले कभी भी एसबीआई के साथ एज एन एप्लीकेंट ज्वाइन कर सकता है। एंड अगर कोई पहले सिविल सूट था, कोर्ट से केस अगर ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर हुआ है, तो कोई भी एडिशनल फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कोर्ट का जो फीस है वो पे कर दिया होता है। ठीक है। तो जब भी एप्लीकेशन रिसीव होती है ट्रिब्यूनल के पास, तो वो डिफेंडेंट को समन भेजते हैं, यानी कि मेरे खिलाफ एप्लीकेशन गई है तो मुझे एक समन आएगा, मुझे शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, और विद इन 30 डेज तो मुझे अपनी प्रॉपर्टीज डिस्क्लोज करनी है, एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम डीलिंग विद द एसेट्स पेंडिंग टिल द हियरिंग। तो अभी मैंने अपना घर गिरवी रख के लोन लिया हुआ था, अब मैंने लोन में डिफॉल्ट कर दिया, मुझे सम्मन आ गया ट्रिब्यूनल का, तो मैं अब अपनी एसेट्स को छेड़ नहीं सकती हूँ। अभी पेंडिंग चल रहा है अब उनके ऊपर केस। ठीक है। तो मैं अपनी जो सिक्योर्ड एसेट है, जो मैंने गिरवी रखी है, बिना ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। बाय चांस अगर मैंने सेल कर भी दी है, तो सेल का जो पैसा होगा वो मुझे बैंक को देना पड़ेगा, जिनके मैंने लोन का डिफॉल्ट किया है ना, वो उसे होल्ड करके रखेंगे जब तक केस रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो एसबीआई के पास पैसा जाएगा अगर मैंने बाय चांस अपना गिरवी वाला घर बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया, और मुझे विद इन 30 डेज ऑफ द समन अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस भेजना है। अगर मैं फेलियर करती हूँ इस चीज के अंदर, तो क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये ट्रिब्यूनल बताएगा। इवन मुझे डिटेंशन भी झेलनी पड़ सकती है इस कारण से। अब ट्रिब्यूनल एक डेट फिक्स कर देगा हियरिंग के लिए, जिसमें दोनों पार्टीज जो हैं अपना पक्ष रखेंगी। मैं एडमिट करना चाहूं एडमिट कर लूं, डिनाई करना चाहूं डिनाई कर दूं। इफ द डिफेंडेंट एडमिट्स पार्ट और ऑल ऑफ द डेट ड्यू, दे मस्ट पे दैट अमाउंट विद इन 30 डेज। अगर मैंने मान लिया कि हाँ भाई मैंने एसबीआई के 30 लाख के लोन का डिफॉल्ट किया है, तो मुझे 30 डेज का टाइम दिया जाएगा कि मुझे वो पेमेंट करना है। अब ट्रिब्यूनल जो है वो कंडीशनल अटैचमेंट ऑर्डर भी पास कर सकता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है सारी या कुछ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच कर लिया जाएगा पैसा रिकवर करने के लिए। अब जो अटैचमेंट ऑर्डर है, इट मस्ट सेटिस्फाई द ट्रिब्यूनल बेस्ड ऑन एफिडेविट्स एंड अदर मीन्स। बिना आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा किए, बिना एफिडेविट के अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है तो वो ऑर्डर की वैलिडिटी नहीं होगी। अब ट्रिब्यूनल के पास ऑर्डर है, वो इंटरिम ऑर्डर्स, अटैचमेंट ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। अगर ऑर्डर्स ब्रीच किए जाते हैं, तो ट्रिब्यूनल गिल्टी पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, और सिविल प्रिजन में 3 महीने तक उसको डिटेंशन के लिए भी रख सकता है। और ट्रिब्यूनल एक रिसीवर भी अपॉइंट कर सकता है रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करने से पहले, या रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करने से पहले एक रिसीवर अपॉइंट होगा जो प्रॉपर्टीज को मैनेज करेगा। मान लो मेरी प्रॉपर्टीज को मैनेज करेगा जब तक ये केस चल रहा है। एंड इंडिविजुअल की कस्टडी से प्रॉपर्टी को रिमूव कर सकते हैं। मेरी कस्टडी से घर छीन लिया जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी जो मेरी कस्टडी से छीन ली जाएगी, रिसीवर को दे दी जाएगी कि तुम इसको मैनेज करो, कि अभी कोई रेंट आ रहा है वो तुम कलेक्ट करो, प्रॉपर्टी को मैनेज करो, सूट कुछ फाइल करने हैं, तुम मतलब सारा कुछ मैनेज करो, डिफेंडेंट को हटा दो। और एक कमिश्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है
प्रॉपर्टी का इन्वेंट्री प्रिपेयर करने के लिए, या डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी सेल करनी है उसके लिए भी एक कमिश्नर को अपॉइंट किया जा सकता है। फिर जो ट्रिब्यूनल है ना, वो रिकवरी ऑफिसर को एक रिकवरी सर्टिफिकेट देगा। एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होता है जिसके थ्रू रिकवरी ऑफिसर के पास पावर आती है सारी प्रॉपर्टी के थ्रू पैसा रिकवर करने की। तो अगर रिकवरी सर्टिफिकेट ऐसी कंपनी के अगेंस्ट इशू हुआ है जो अंडर लिक्विडेशन जा चुकी है, तो ट्रिब्यूनल ये अब ऑर्डर कर सकता है कि ठीक है, अब ये एसेट्स जो भी सिक्योर्ड एसेट्स हैं, ये कंपनीज एक्ट या जो भी लॉ एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंगली होने दो, एसेट्स को लिक्विडेट होने दो। And the tribunal must give the applicant and defendant opportunity to be heard regarding all claims, set-offs, counterclaims, interest. दोनों पार्टीज के जो भी क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं, सारे ट्रिब्यूनल को सुनने होते हैं और इंटरिम या फिर फाइनल ऑर्डर पास करना होता है हियरिंग्स खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर। एंड जो भी फाइनल ऑर्डर होगा, जो भी रिकवरी सर्टिफिकेट होगा, वो एप्लीकेंट को, जो कि बैंक है, और डिफेंडेंट यानी कि मैं हूं इस केस में, हमें भेजा जाएगा। ठीक है, हम फीस पे करके उसे कलेक्ट कर सकते हैं। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है मस्ट इशू अ रिकवरी सर्टिफिकेट अलोंग विद द फाइनल ऑर्डर फॉर फाइनल पेमेंट ऑफ डेट एंड इंटरेस्ट टू द रिकवरी ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन। तो रिकवरी ऑफिसर के पास भी रिकवरी सर्टिफिकेट आता है जिसके थ्रू वो सारा पैसा रिकवर करेगा। और ये जो रिकवरी सर्टिफिकेट है इसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी की एक कोर्ट की डिग्री होती है। डिग्री, अगर डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी इज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स, मल्टीपल ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है प्रॉपर्टी, तो इशुइंग ट्रिब्यूनल जो है वो कॉपीज भेजेगा रिकवरी सर्टिफिकेट की रेलेवेंट ट्रिब्यूनल्स को कि भाई आपके एरिया की प्रॉपर्टी है जो अभी हमारे अंडर केस आया है। सो ट्रिब्यूनल्स विदाउट जुरिस्डिक्शन विल रिटर्न द सर्टिफिकेट टू द इशुइंग ट्रिब्यूनल। मान लो मुझे लगा कि ए स्टेट के ट्रिब्यूनल के अंडर ये प्रॉपर्टी फॉल कर रही है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लगा, तो उसने क्या किया, ट्रिब्यूनल, जो ए ट्रिब्यूनल है उसको भी एक कॉपी भेज दी कि भी आपके एरिया में ये प्रॉपर्टी पड़ती है, इसे हमें अटैच करना है। सामने से रिप्लाई आ गया कि नहीं, ये हमारे एरिया में नहीं फॉल करती, तो वो वापस कर देंगे सर्टिफिकेट कि ये प्रॉपर्टी हमारे एरिया में नहीं है, ये तो ट्रिब्यूनल सी के अंडर फॉल करती है। Application for debt recovery should be handled expeditiously, aiming for resolution within 2 hearings and final disposal within 180 days of receipt. जो भी डेट रिकवरी के लिए हेयरिंग है ना, 2 हेयरिंग और फाइनल डिस्पोजल 180 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए है। और ट्रिब्यूनल जो है कोई भी नेसेसरी ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन दे सकते हैं, बस जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, और सारे फैक्ट्स एफिडेविट वगैरह के थ्रू प्रूव होने चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जरूरत पड़े तो वो भी हो सकती है, अगर ट्रिब्यूनल को जरूरत लगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस भी हो सकता है। आजकल आप एप्लीकेशन और अपील्स जो हैं आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो और उसे डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ऑथेंटिकेट भी आप कर सकते हो। अगर किसी को डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं पसंद है तो फिर वो डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले 50% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व जमा करवाना पड़ता है, फिर ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट करेगा। रिक्वेस्ट करके आप वो अमाउंट 25% तक लेके आ सकते हो। अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज देख लेते हैं। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चारों जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस में मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। ओके, सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसके थ्रू आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन विद इन विच डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल शुड एम फॉर फाइनल डिस्पोजल? 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 1 ईयर। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को 180 डेज के अंदर अंदर फाइनल डिस्पोजल करना होता है एप्लीकेशन का। व्हाट हैपेंस इफ द डिफेंडेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस विद इन 30 डेज? तो क्या किया जा सकता है? Defendant will be given additional 30 days? No. The tribunal may take detention actions. The case is automatically dismissed. The defendant is exempted from consequences. नहीं, उसको डिटेंशन में रखा जा सकता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा इसका सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।